राजस्थान के सीकर में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम मोदी। कहा INDIA नाम के लेबल से यूपीए के कुकर्म छुपाने का हो रहा है प्रयास। गिरती कानून व्यवस्था और महिला अपराधों पर गहलोत सरकार को भी सुनाई खरी खरी। कहा कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है लाल डायरी। किसानों को प्रधानमंत्री मोदी की एक और बड़ी सौगात। पीएम किसान के अंतर्गत जारी की लगभग 17,000 करोड़ रुपए की 14वीं किस्त। 1.25 लाख से अधिक पीएम किसान समृद्धि केंद्रों को राष्ट्र को किया समर्पित। पीएम ने 5 नए मेडिकल कॉलेजों का किया शुभारंभ, 7 का किया शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा राष्ट्र को किया समर्पित। राजकोट को 860 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का दिया तोहफा। कहा यात्रियों के ही नहीं, क्षेत्र के औद्योगिक विकास में भी काम आएगा राजकोट हवाई अड्डा। सेमीकंडक्टर में भारत को और मजबूत बनाने के लिए पीएम मोदी शुक्रवार को गांधीनगर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का करेंगे उद्घाटन। भारत को सेमीकंडक्टर के डिजाइन, विनिर्माण और प्रौद्योगिकी विकास के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने में मिलेगी मदद। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा जारी। हंगामे के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर दिया बयान। हंगामे के बीच जन विश्वास संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित। चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 राज्यसभा से पास। मणिपुर वायरल वीडियो मामले में केंद्र सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। घटना की सीबीआई से जांच कराने की दी जानकारी। कहा महिलाओं के खिलाफ अपराध बर्दाश्त नहीं। मामले की सुनवाई मणिपुर से बाहर कराने की भी अपील। ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण पर इलाहाबाद हाईकोर्ट 3 अगस्त को सुनाएगा फैसला। परिसर में एएसआई सर्वेक्षण कराए जाने के वाराणसी की अदालत के फैसले को दी गई है चुनौती। फैसले तक परिसर में यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश। चीन द्वारा कुछ खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा दिए जाने पर भारत ने दर्ज कराया मजबूत विरोध। विदेश मंत्रालय ने चीन के कदम को बताया अस्वीकार्य। चीन के साथ सामान्य रिश्तों के लिए LAC पर शांति स्थापना को बताया अहम। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। सीबीआई मणिपुर वायरल वीडियो की जांच करेगी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने हलफनामे में कहा है कि मामले की जांच सीबीआई से कराई जाएगी। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मणिपुर सरकार ने 26 जुलाई को मामले की आगे की जांच सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की है, इसलिए ये जांच सीबीआई को स्थानांतरित कर दी जाएगी। सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार महिलाओं के खिलाफ किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करती है। केंद्र सरकार ऐसे अपराधों को बहुत जघन्य मानती है। इन्हें न केवल गंभीरता से लिया जाना चाहिए बल्कि न्याय भी होना चाहिए। यही कारण है कि केंद्र सरकार ने जांच एक स्वतंत्र जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार का ये भी मानना है कि न सिर्फ जांच जल्द से जल्द पूरी की जानी चाहिए बल्कि समयबद्ध तरीके से सुनवाई भी होनी चाहिए, जो कि मणिपुर के बाहर हो। इसलिए केंद्र सरकार अनुरोध करती है कि पूरे मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा मणिपुर राज्य के बाहर किसी भी राज्य में स्थानांतरित करने का आदेश दिया जाए। इस बीच खबर है कि पुलिस ने उस फोन को भी बरामद कर लिया है जिससे वीडियो बनाया गया था। साथ ही वीडियो शूट करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सूत्रों का कहना है कि गृह मंत्रालय मैतेई और कुकी दोनों समूहों के संपर्क में है और पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए आगे बातचीत चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को राजस्थान के सीकर में थे, जहां उन्होंने राज्य की कांग्रेस सरकार के साथ साथ विपक्ष पर भी जमकर हमला बोला। गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए पीएम ने कहा कि राजस्थान के लोग
कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीएम ने कहा कि लाल डायरी में कांग्रेस के काले कारनामे मौजूद हैं, जो कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सीकर के दौरे पर पहुंचे तो उन्होंने राजस्थान के लोगों को तमाम सौगातें तो दी ही, राज्य की कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार, अपराध और कुशासन के आरोप लगाए। प्रधानमंत्री ने लाल डायरी का जिक्र किया और कहा कि ये लाल डायरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। लूट की इस दुकान का सबसे ताजा प्रोडक्ट है, ताजा प्रोडक्ट राजस्थान की लाल डायरी। आपने लाल डायरी के बारे में सुना है ना? सुना है ना? कहते हैं इस लाल डायरी में कांग्रेस सरकार के काले कारनामे दर्ज है। लोग कह रहे हैं कि लाल डायरी के पन्ने खुले तो अच्छे अच्छे निपट जाएंगे। प्रधानमंत्री ने राज्य में गिरती कानून व्यवस्था और महिला अपराधों का जिक्र किया और गहलोत सरकार पर निशाना साधा। छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान के लोग कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री ने विपक्षी एकता के लिए बने विरोधी दलों के गठबंधन INDIA पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यूपीए के कुकर्म छिपाने के लिए अब इंडिया नाम रखा गया है। यूपीए ने नाम बदला है ताकि ये आतंकवाद के सामने घुटने टेकने का अपना पाप छिपा सके। इन्होंने नाम बदला है ताकि ये कर्ज माफी के नाम पर किसानों से विश्वासघात को छिपा सके। यूपीए नाम बदला है ताकि ये गरीबों के साथ किए गए छल कपट को छिपा सके। प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट का जिक्र करते हुए कहा कि वर्तमान में भी इसी तरह के अभियान की जरूरत है। जैसे गांधी जी ने क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, भ्रष्टाचार छोड़ो इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया, परिवारवाद छोड़ो इंडिया, तुष्टीकरण क्विट इंडिया। पीएम ने कहा कि राजस्थान के विकास के लिए केंद्र सरकार लगातार पैसे भेज रही है। बीते 9 सालों में भाजपा सरकार ने टैक्स हिस्सेदारी के रूप में राजस्थान को 4 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिए हैं। पीएम जल जीवन मिशन के तहत लोगों को उनके घरों तक नल से जल पहुंचाने की योजना में राजस्थान के पीछे रहने पर भी कांग्रेस सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है तब विकास काम में रोड़े अटकाने का काम चल रहा है। पीएम ने कहा कि राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, पेपर लीक उद्योग चल रहा है। राजस्थान के युवा काबिल हैं, लेकिन यहाँ की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। यहाँ सत्ताधारी दल के लोगों पर ही पेपर लीक माफिया होने का आरोप लग रहा है। पीएम ने कहा कि राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने पर यहाँ की किस्मत और करवट दोनों बदल जाएगी। सीकर से अनुज यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्र की सरकार किसानों के दर्द और जरूरतों को समझती है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार यूरिया की कीमतों से हमारे किसानों को परेशान नहीं होने देगी। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के सीकर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया और शिलान्यास भी किया।
राजस्थान के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने सीकर में राज्य को विकास की ढेरों सौगातें प्रदान की। उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में यूरिया गोल्ड लॉन्च किया, जो एक उर्वरक की नई किस्म होने के साथ ही सल्फर से लेपित होगी। उन्होंने किसानों को लाभ पहुंचाने वाले एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में 1.25 लाख पीएम किसान समृद्धि केंद्र राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने कहा कि पीएम किसान समृद्धि केंद्र किसानों की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये किसानों के लिए वन स्टॉप सेंटर की तरह काम करेंगे। अब प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र किसानों को वहां से बीज भी मिलेगा और खाद भी मिलेगा। इसके अलावा खेती से जुड़े औजारों और दूसरी मशीनें भी इस केंद्र पर मिला करेगी। ये सेंटर खेती से जुड़ी हर आधुनिक जानकारी किसानों को देंगे। पीएम मोदी ने बटन दबाकर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 14वीं किश्त के रूप में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 8.5 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को जारी की। उन्होंने डिजिटल वाणिज्य के ओपन नेटवर्क पर 1500 किसान उत्पादक संगठनों यानी एफपीओ को शामिल किए जाने का शुभारंभ भी किया। ओएनडीसी डिजिटल मार्केटिंग, ऑनलाइन भुगतान, व्यवसाय से व्यवसाय, बिजनेस टू बिजनेस और व्यवसाय से उपभोक्ता लेन देन तक सीधी पहुंच के साथ एफपीओ को सशक्त बनाता है। पीएम मोदी ने किसानों के पैसे बचाने संबंधी सरकार के प्रयासों की जानकारी देते हुए कहा कि सरकार ने कई चुनौतियां होने के बावजूद यूरिया की कीमतें नहीं बढ़ने दी। आज भारत में यूरिया की जो बोरी हम किसानों को 266 रुपये में देते हैं, उतनी ही यूरिया हमारे पड़ोस में पाकिस्तान के किसानों को 800 रुपये में वो बोरा मिलता है। बांग्लादेश के किसानों को 720 रुपये में मिलता है। चीन में किसानों को 2100 रुपये में मिलती है। उसी बोरी के लिए अमेरिका के किसानों को 3000 रुपये से ज्यादा देना पड़ता है। राजस्थान में स्वास्थ्य अवसंरचना के क्षेत्र में एक बड़ा विस्तार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने चित्तौड़गढ़, धौलपुर, सिरोही, सीकर और श्रीगंगानगर में 5 नए मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया और 12 बूंदी, करौली, झुंझुनू, सवाई माधोपुर, जैसलमेर और टोंक में 7 मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला रखी। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने उदयपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर जिलों में स्थित 6 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों का उद्घाटन किया, जिससे इन जिलों में रहने वाले जनजातीय आबादी को लाभ होगा। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने केंद्रीय विद्यालय तिवरी, जोधपुर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीतिक सौहार्द का परिचय देते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। साथियों, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं। उनके पैरों में कुछ तकलीफ है। आज इस कार्यक्रम में आने वाले थे, लेकिन उस कठिनाई के कारण नहीं आ पाए हैं। मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है और इसलिए उनकी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी के इतने दशक बाद देश में ऐसी सरकार आई है जो किसानों का दुख, दर्द और चिंता को समझती है। साथ ही किसानों की आय बढ़ाने और उनके खर्च कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए बीते 9 साल में भारत सरकार द्वारा लगातार किसानों के हित में फैसले लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, सरकार ने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। सरकार ऐसे कदम उठा रही है कि किसान भाई बहनों की तमाम मुश्किलें कम हो रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने पीएम किसान समृद्धि केंद्र से जुड़ी एक प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। ब्यूरो इनपुट के साथ अनुज यादव की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने 860 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने विपक्षी गठबंधन पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने केवल अपनी जमात का नाम बदला है। मिशन को मूर्त रूप देता राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अपने आप में अद्भुत है। पीएम मोदी ने अपने गुजरात दौरे के दौरान इसे राष्ट्र को समर्पित किया।
ये कुल 2500 एकड़ से भी अधिक भूमि क्षेत्र पर 1400 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत से विकसित किया गया है। नए हवाई अड्डे में आधुनिक तकनीक और स्थायी सुविधाओं का मिश्रण है। राजकोट में नया हवाई अड्डा न केवल राजकोट के स्थानीय ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास में योगदान देगा, बल्कि ये पूरे गुजरात में व्यापार, पर्यटन, शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्रों को भी प्रोत्साहन प्रदान करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि राजकोट को सिर्फ एक हवाई अड्डा नहीं, बल्कि नई ऊर्जा, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। यहाँ के किसानों के लिए भी अब फल सब्जियों को देश विदेश की मंडियों तक भेजना आसान हो जाएगा। यानी राजकोट को सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र के विकास को नई ऊर्जा देने वाला, नई उड़ान देने वाला एक पावर हाउस मिला है। पीएम मोदी ने 860 करोड़ रुपए से भी अधिक की विकास परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। सौनी योजना लिंक 3, पैकेज 8 और 9 सौराष्ट्र क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं को और मजबूत करने में और पेयजल आपूर्ति में सहायता प्रदान करेंगे। द्वारका RWSS के उन्नयन से गांवों को पाइपलाइन द्वारा पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। सौराष्ट्र में दर्जनों बांध, हजारों चेक डैम्स आज पानी के स्रोत बन चुके हैं। हर घर जल योजना के तहत गुजरात के करोड़ों परिवारों उनको आज नल से जल मिलने लगा है। साथियों, यही सुशासन का मॉडल है जो देश में बीते 9 वर्षों में एक के बाद एक कदम उठा करके जन सामान्य की सेवा करके उसकी आवश्यकताओं को पूरी करके हमने इस मॉडल को सिद्ध किया है। पीएम मोदी ने मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण का जिक्र किया और कहा कि आज जब देश आगे बढ़ रहा है तो कुछ लोगों को परेशानी हो रही है। आजकल भ्रष्टाचारियों और परिवारवादियों ने अपनी जमात का नाम बदल दिया है। चेहरे वही पुराने हैं, पाप भी पुराने हैं, तौर तरीके इरादे वही हैं, बस नाम बदल दिया है। उन्होंने महंगाई को काबू में रखने को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। जब मिडिल क्लास को कुछ सस्ता मिलता है तो ये कहते हैं कि किसान को सही कीमत नहीं मिल रही। जब किसान को ज्यादा कीमत मिलती है तो ये कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। यही दोहरापन इनकी राजनीति है। और आप देखिए महंगाई के मामले इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जब वो केंद्र में सत्ता में थे तो इन्होंने महंगाई दर को 10% तक पहुंचा दिया था। अगर हमारी सरकार ने महंगाई काबू में नहीं की होती तो आज भारत में कीमतें आसमान छू रही होती। अगर देश में पहले वाली सरकार होती तो आज दूध 300 रुपये लीटर, दाल 500 रुपये किलो बिक रही होती। बच्चों की स्कूल फीस से लेकर आने जाने का किराया तक सब कुछ कई गुना हो चुका होता। लेकिन साथियों, ये हमारी सरकार है जिसने कोरोना महामारी के बावजूद, रूस यूक्रेन युद्ध के बावजूद महंगाई को काबू में करके रखा है। पीएम मोदी ने प्राकृतिक आपदाओं में नुकसान उठाने वाले परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। उन्होंने टर्मिनल बिल्डिंग का अवलोकन भी किया जो स्थानीय वास्तुकला विरासत का प्रतीक है और गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र की कला और नृत्य रूपों की सांस्कृतिक गौरव का प्रतिबिंब है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ राजकोट से तापस भट्टाचार्य की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 जुलाई को गांधीनगर के महात्मा मंदिर में सेमिकॉन इंडिया 2023 का उद्घाटन करेंगे। इस वर्ष सेमिकॉन इंडिया की थीम है भारत के सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को उत्प्रेरित करना। इससे संबंधित एक प्रदर्शनी भी लगाई गई है जिसे देखने के लिए भारी संख्या में छात्र यहां आ रहे हैं।
सेमिकॉन इंडिया 2023 के अंतर्गत एक एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया गया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने इस एग्जीबिशन को इनॉग्रेट किया है और यहाँ पर काफ़ी भारी संख्या में जो छात्र हैं, यंगस्टर्स हैं, उनकी अटेंडेंस नजर आ रही है इस एग्जिबिट में। इनसे ही प्रतिक्रिया लेते हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। क्या क्या जानने मिला यहाँ पर, क्या क्या देखने मिला? बहुत खुशी हो रही है और हम इसी ब्रांच से आए हैं तो सेमीकंडक्टर का बहुत कुछ जानने को मिला है। हमें अच्छा लगा है ये सेमीकॉन रखा और ये ऐसे ही हर साल रखते रहे, अच्छा लगेगा ऐसे। सेमीकंडक्टर एआई बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और जो सैटेलाइट में जो कैमराज यूज़ होता है उसका जो सेमीकंडक्टर जो चिप यूज़ करते हैं, सिलिकॉन चिप, उसको इंफॉर्मेशन अच्छी थी। लोग ये देख पा रहे हैं कि हमारा इंडिया कितना प्रोग्रेस कर रहा है, कितना डेवलप हो रहा है, लाइक इन एआई, इन सेमीकंडक्टर्स, इन माइक्रोचिप्स, इन कंप्यूटर साइंस, ये सब में लाइक तो अच्छा लग रहा है। यहाँ कई सारे स्टार्टअप्स भी आए हैं जो हमें बता रहे हैं कि वो कैसे ग्रो कर सकते हैं। एक तरीके से देखें तो एक इम्प्रेशन जो होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का यहाँ पर इस एग्जिबिट के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा है। काफ़ी भारी संख्या में एग्जिबिटर्स यहाँ पर मौजूद हैं, यंगस्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं जो इस फील्ड के बारे में और ज़्यादा जानने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इसमें करियर बनाना चाहते हैं और आगे इस फील्ड को, इस इंडस्ट्री को लेकर जाना चाहते हैं। कैमरा पर्सन राजेश रिकी के साथ मैं मेघना देव, डीडी न्यूज़, गांधीनगर। संसद के मॉनसून सत्र में विपक्ष का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा। हंगामे के बीच ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर दोनों सदनों में बयान दिया। विदेश मंत्री ने कहा कि जटिल वैश्विक परिस्थितियों के बीच भारत पूरी दुनिया में अपनी अलग साख बना रहा है। विदेश मंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधा। संसद में विपक्ष का हंगामा गुरुवार को भी जारी रहा और दोनों सदनों की कार्यवाही इससे कई बार बाधित हुई। व्यवधान के बावजूद अहम विधायी कामकाज हुआ और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश नीति में नवीनतम घटनाक्रम पर पहले राज्यसभा और दोपहर बाद लोकसभा में वक्तव्य दिया। हालांकि दोनों ही सदनों में विपक्ष ने बयान के दौरान लगातार नारेबाजी जारी रखी। वक्तव्य के बाद मीडिया से बात करते हुए विदेश मंत्री ने कहा कि विदेश नीति का विषय दलगत राजनीति से परे होता है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्ष भारत की उपलब्धियों पर भी चर्चा नहीं होने देना चाहता। ये भारत की विदेश नीति है, कोई पार्टी की विदेश नीति। तो जब हम भारत की विदेश नीति के उपलब्धियों को अब हाउस के सामने पेश करें तो जो हम वहाँ देखा कि विपक्ष जो है बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं थी, वो पूरा हो हल्ला हो रहा था। लोकसभा में प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने नारेबाजी शुरू कर दी, जिसके चलते सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक स्थगित कर दिया गया। अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि कांग्रेस बिना विपक्षी दलों से चर्चा किए बगैर प्रस्ताव लेकर आई है और प्रस्ताव लाने या काले कपड़े पहनने से कुछ नहीं होगा। कांग्रेस का जो एज यूजुअल एटीट्यूड है, कांग्रेस पार्टी ने किसी अपोजिशन कंसल्ट न करते हुए अपने दिया है नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव करने से और काला कपड़ा पहन के आने से कुछ नहीं होगा, बाद में काला कपड़ा पहन के ही घूमना पड़ेगा। इस बीच लोकसभा में 22 सांसदों वाली वाईएसआरसीपी ने भी अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे पर एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के राज्यसभा सांसद वी विजय साई रेड्डी ने कहा कि उनकी पार्टी इस प्रस्ताव के खिलाफ वोट देगी। इससे पहले कल बहुजन समाज पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव से खुद को अलग रखने की बात कही थी। राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल ने भी कहा कि विपक्ष के काले कपड़ों के पीछे उनकी मंशा और कारनामे भी काले हैं। ये काले कपड़े पहनने वाले लोग समझ नहीं पा रहे कि देश की बढ़ती हुई ताकत आज क्या है। जिनके मन में काला है, जिनके तन में भी आज काला है, क्या छुपा है इनके दिल में। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के बाद भी विपक्ष का दोनों सदनों में व्यवधान और नारेबाजी अब भी जारी है। दोनों ही सदनों में आसन और सरकार भी अहम विधेयकों पर व्यापक चर्चा पर जोर देते आए हैं, लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। पार्लियामेंट डेस्क, डीडी न्यूज। संसद में चल रहे हंगामे के बीच लोकसभा से जन विश्वास बिल पारित हो गया है। इसके जरिए कारोबारियों को राहत देने की तैयारी है। इससे छोटी गड़बड़ी के मामले में अपराध की सजा को कम कर दिया जाएगा। वहीं राज्यसभा में भी हंगामे के बीच विधायी कामकाज हुआ और चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद सदन से पारित कर दिया गया। विधेयक के जरिए 1952 के कानून में संशोधन किया गया है। दोनों सदनों में आसन और सरकार के आह्वान के बावजूद विपक्ष विधायी कामकाज में बराबर रुकावट डाल रहा है।
इसके बावजूद दोनों सदनों में अहम विधेयकों को चर्चा के बाद पारित भी किया जा रहा है। लोकसभा में भारी हंगामे और व्यवधान के बीच कोयला और खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार को अपतट क्षेत्र खनिज संशोधन विधेयक सदन में पेश किया। इसके अलावा जन विश्वास संशोधन विधेयक को चर्चा के बाद लोकसभा से पारित कर दिया गया। इसके जरिए व्यवसाय को सरल बनाने की पहल की गई है। बिल में 19 मंत्रालयों के 42 अधिनियमों के 183 प्रावधानों में संशोधन कर छोटी मोटी गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से हटाया गया है। विधेयक के जरिए इन 42 अधिनियमों में कारावास की जगह आर्थिक दंड लगाने के प्रावधान होंगे। विधेयक से जेलों में क्षमता से ज्यादा भरे कैदियों की संख्या को कम किया जा सकेगा। साथ ही अदालतों में लंबित मामलों का बोझ भी कम होगा। जो ये कानून जन विश्वास का बिल है, ये जनता के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी सरकार और देश का जो विश्वास अटल है, अटूट है, उस विश्वास को दर्शाता है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इच्छा है कि भारत विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में हमारे तीसरे टर्म में बने, उसके लिए मार्ग बनाने का एक कानून है। अप्रासंगिक हो चुके 76 कानूनों को हटाने के लिए निरसन और संशोधन विधेयक 2022 को भी लोकसभा ने पारित कर दिया। इसके साथ ही मोदी सरकार के आने के बाद अब तक ऐसे 1562 कानूनों को खत्म किया जा चुका है। राज्यसभा में भी हंगामे के बीच विधायी कामकाज हुआ और चलचित्र संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद सदन से पारित कर दिया गया। विधेयक के जरिए 1952 के कानून में संशोधन किया गया है। नए प्रावधानों के अनुसार पायरेसी में शामिल पाए जाने वालों के लिए 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान होगा। पायरेटेड सामग्री प्रसारित करना भी दंडनीय होगा। फिल्मों के लिए नई उप आयु श्रेणियां जोड़ी गई हैं। UA 7+, UA 13+ और UA 16+ उप आयु श्रेणियां जोड़ी गई हैं। विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर फिल्मों और सामग्री के वर्गीकरण में एक रूपता लाई गई है। कलाकारों की वर्षों की मेहनत पे पानी फेरने का काम होता है। हमने ऐसे दंड का प्रावधान यहाँ पर रखा है कि अगर उनकी मेहनत के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 3 लाख रुपए तक का जुर्माना भी हो सकता है और उसको भी बढ़ाने का उसमें प्रावधान है। 5% ऑफ द ऑडिटेड ग्रॉस प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द फिल्म, इतना उसको फाइन हो सकता। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को अनुमति दिए जाने के बाद भी दोनों सदनों में व्यवधान और नारेबाजी अब भी जारी है। दोनों ही सदनों में आसन और सरकार भी अहम विधेयकों पर व्यापक चर्चा पर जोर देते आए हैं, लेकिन विपक्ष अपने अड़ियल रवैये पर कायम है। पार्लियामेंट टीम, DD न्यूज़। बैंकों ने फंसे कर्ज का बोझ कम करने के लिए सरकार और RBI के उपायों की बदौलत 9 साल में 10 लाख करोड़ रुपए से अधिक की बकाया वसूली की है। RBI के आंकड़ों के मुताबिक अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों ने इस अवधि में कुल 10,16,617 करोड़ की वसूली की है। आंकड़ों से पता चलता है कि बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के 20 करोड़ रुपये या उससे अधिक फंसे कर्जों की मात्रा पिछले 5 वर्षों में घटी है। 2018-2019 के अंत में बकाया NPA 7,09,907 करोड़ रुपये था, जो मार्च 2023 में घटकर 2,66,491 करोड़ रुपये रह गया। ये जानकारी वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में रखी गई। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति निवास में रात्रि भोज पर राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्यों की मेजबानी की। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल सहित अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को ओडिशा के दसाबटिया तमांडो में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के डिवाइन लाइट हाउस की आधारशिला रखी। राष्ट्रपति ने सेमिनार व सम्मेलन आयोजित करने के लिए वर्ष की थीम सकारात्मक परिवर्तन का वर्ष भी लॉन्च की। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय सिर्फ एक संगठन नहीं है, बल्कि महिलाओं द्वारा चलाया जाने वाला एक सामाजिक और आध्यात्मिक अभियान भी है। राष्ट्रपति ने कहा कि मानवता के लिए भौतिक और आध्यात्मिक विकास दोनों आवश्यक हैं।
उन्होंने कहा कि प्रौद्योगिकी परिवर्तन की संवाहक है और विकास के लिए परिवर्तन अपरिहार्य और आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भौतिकवादी परिवर्तन हमें खुशी दे सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर चलकर मानसिक शांति प्राप्त की जा सकती है। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भुवनेश्वर स्थित राजभवन में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ने उनसे संवाद भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और उनके जापान के समकक्ष योशिमासा हयाशी ने नई दिल्ली में मुलाकात की। दोनों विदेश मंत्रियों ने 15वीं भारत जापान रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों देशों के बीच रिश्तों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को लेकर भविष्य की रूपरेखा भी तय की। इस अवसर पर भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के विभिन्न क्षेत्रों पर व्यापक चर्चा की गई। मंत्रियों ने सेमीकंडक्टर सहित महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों में सहयोग के संभावित क्षेत्रों पर चर्चा की। दोनों ने लचीली आपूर्ति श्रृंखलाएं और डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचा संबंधी मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। जिन मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, कनेक्टिविटी और तकनीक के क्षेत्र में मिलकर काम करना और लोगों से संपर्क से जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देना शामिल है। चीन में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय खेल मुकाबले के लिए कुछ खिलाड़ियों को स्टेपल वीजा जारी किए जाने पर भारत ने विरोध जताया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इसे अस्वीकार्य बताया। उन्होंने कहा कि इसको लेकर भारत ने चीन के सामने अपना मजबूत विरोध दर्ज कराया है। And consistent position is that there should be no discrimination or differential treatment on the basis of domicile or ethnicity in the visa regime for Indian citizens holding valid Indian passports. It has come to our notice that stapled visas were issued to some of our citizens representing the country in an international sporting event in China. This is unacceptable, and we have lodged our strong protest with the Chinese side, reiterating our consistent position on the matter. वहीं चीन के साथ संबंधों को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि LAC के बारे में भारत की स्थिति स्पष्ट है। भारत चीन को बता चुका है कि रिश्तों को सामान्य करने के लिए LAC पर शांति की बहाली सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। Recall that during the Bali G20 summit last year, we had said, and Foreign Secretary remember at a briefing, that Prime Minister and President Xi Jinping at the conclusion of that dinner hosted by the Indonesian President, they exchanged courtesies and also spoke of the need to stabilize our bilateral relations. As you are aware, we have steadfastly maintained that the key to resolution of this whole issue is to resolve the situation along the LAC on the western sector of the India-China boundary and to restore peace and tranquility in the border areas. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में आयोजित भारत का तीसरा संस्करण ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब कार्यक्रम को संबोधित किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा, आज दुनिया भारत का लोहा मान रही है। देश प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तेजी से आगे बढ़ रहा है। I stand here to provide a level playing field for you. But when we look at things comprehensively, holistically, when we are ambitious, when we are looking to capture the world, when we are looking to grow the India story, when we are looking to become a superpower, a world power, when our ambition is a $35 trillion economy, as a base, not as a cap. Anything about that is welcome. पर इससे नीचे मंजूर नहीं है आज देश के 140 करोड़ लोगों को। महात्मा गांधी had said, all of us have inherited the planet, inherited the earth as trustees for the next generation. Intergenerational equity is our responsibility. We have to leave behind a world which is better than the one we got for the next generation. And this collective responsibility, this collective commitment to a developed India, this collective commitment
to work with a sense of duty. My duty to you, but your duty to the country equally. दिल्ली के कुतुब मीनार में आयोजित मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम के शुभारंभ मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, अगर हमारे गांव विकसित नहीं होंगे तो विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता है। उन्होंने गांव में विभिन्न प्रकार के कार्यों पर जोर देने की भी बात कही। हमें विकसित भारत का सपना लेकर के चलना है और अगर गांव विकसित नहीं होंगे तो ये सपना पूरा कैसे होगा। इसलिए सपने को पूरा करना है। गांव में जो भी धरोहर है, कोई सुंदर तालाब होगा, गांव में कोई अच्छा संगीतज्ञ होगा, गांव में कोई अच्छा बुनकर होगा, गांव में कोई अच्छा मिट्टी के बर्तन बनाने वाला होगा, गांव में कोई अच्छी साड़ी बनाने वाली महिलाओं का कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप होगा। ये जितने भी हमारे धरोहर, हमारे कारीगर, हमारे हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं, उनको प्रॉपर मार्केट मिले, लोग उनको जाने कि किस गांव में क्या उत्पाद पैदा हो रहा है, उसको हम कैसे मार्केटिंग करें, तो उनकी इनकम भी बढ़ेगी और वो गांव में डटे रहेंगे। इस मौके पर केंद्रीय संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा कि आज दुनिया जब संस्कृति के संरक्षण की बात करती है तो हमें ये समझना चाहिए कि हम इसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कैसे कर सकते हैं। आज दुनिया जब संस्कृति के संवर्धन का विषय उठाती है या संस्कृति के कंजर्वेशन प्रेजर्वेशन की बात करती है तो हमेशा ये जिक्र होता है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी को हम किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकें। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ज्ञान भी और विज्ञान भी सब साथ ही चलेगा। तो अगर ज्ञान की परंपराओं को आगे बढ़ाना है और इस देश के इतिहास के संवर्धन का कार्य हमको करना है तो उस कार्य के लिए हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। समझिए कि ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा ही काम कर रहा है। आरएसएस और निर्वाचन आयोग पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने करारा वार किया है। बीजेपी ने कहा कि निर्वाचन आयोग को राहुल गांधी के बयानों को संज्ञान लेते हुए इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन को भी सख्त संज्ञान लेना चाहिए जब बार बार राहुल गांधी इस प्रकार के बयानों को तूल देते हैं कि इलेक्शन कमीशन इज कंट्रोल्ड बाय बीजेपी एंड आरएसएस। मुझे तो आश्चर्य लगता है। अभी कुछ दिनों पहले जब कर्नाटक में कांग्रेस की जीत हुई उस समय इलेक्शन कमीशन बिल्कुल ठीक था। बाकी राज्यों में जब भारतीय जनता पार्टी की जीत होती है तो इलेक्शन कमीशन कंट्रोल में है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग ये अपने आप में ही कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी की सच्चाई को दर्शाता है। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 3 एक दिवसीय मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीत लिया है। बारबाडोस के कैसिंगटन ओवल ब्रिजटाउन में हुए मैच को भारत ने 5 विकेट से अपने नाम किया। इस जीत के साथ भारतीय टीम ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 114 रन बनाए। जवाब में भारत ने 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन ने शानदार अर्धशतकीय पारी खेली। प्रधानमंत्री मोदी ने आगामी एशियाई खेल 2023 में भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों की भागीदारी पर प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम ने कहा कि भारत भर के फुटबॉल प्रशंसकों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। इससे इस खेल में उभरती प्रतिभाओं को भी प्रोत्साहन मिलेगा। गौरतलब है कि खेल मंत्रालय द्वारा सिलेक्शन नियमों में ढील देने के बाद टीमों के एशियन गेम्स में हिस्सा लेने का रास्ता साफ हुआ है। खेल मंत्रालय के मौजूदा चयन मानदंडों में ढील देने के फैसले के बाद भारत की पुरुष और महिला फुटबॉल टीमों का चीन में होने वाले एशियन गेम्स में भागीदारी का रास्ता साफ हो गया है। भारतीय ओलंपिक संघ ने भारतीय फुटबॉल टीमों को एशियन गेम्स में भाग लेने की मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि वे रैंकिंग में एशिया की शीर्ष 8 टीमों में शामिल नहीं है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ट्वीट कर जानकारी दी कि अब फुटबॉल टीमें भी एशियाई खेलों में हिस्सा लेंगी। उन्होंने ट्वीट किया, भारतीय फुटबॉल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर, हमारी राष्ट्रीय फुटबॉल टीमें
पुरुष और महिला दोनों आगामी एशियाई खेलों में भाग लेने के लिए तैयार हैं। भारत सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय ने दोनों टीमों की भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमों में ढील देने का निर्णय लिया है, जो मौजूदा मानदंड के अनुसार योग्यता प्राप्त नहीं कर रही थी। हाल के दिनों में उनके ताज़ा प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने छूट देने का फैसला किया है। मुझे यकीन है कि वे एशियाई खेलों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे और हमारे देश को गौरवान्वित करेंगे। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे ने भारत सरकार के इस कदम को सराहा और उन्हें धन्यवाद दिया। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन की तरफ से हम सभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करते हैं। आपके आशीर्वाद से भारत के पुरुष और महिला फुटबॉल दल आज एशियन गेम्स में जाने की अनुमोदन मिला। भारत के खेल मंत्रालय का भी धन्यवाद करता हूं, अनुराग ठाकुर जी को धन्यवाद करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि भारत के नाम उज्जवल करने के लिए फुटबॉल फेडरेशन और फुटबॉल खिलाड़ी हमेशा तत्पर रहेगा और मेहनत करेगा। वहीं भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच ने भी ट्वीट कर अपनी खुशी जाहिर की और भारत सरकार को धन्यवाद दिया। उन्होंने ट्वीट किया, यह भारतीय फुटबॉल के लिए एक खास दिन है। भारत सरकार, खेल मंत्रालय और माननीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा एक बेहद उत्साहजनक निर्णय लिया गया है। हमारे हालिया प्रदर्शन द्वारा हमारे कौशल को पहचानने और एशियाई खेलों में हमें बड़ी टीमों को चुनौती देने को संभव बनाने के लिए सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय फुटबॉल टीमों को एशियाई खेलों में भेजने की खबर से भारतीय फुटबॉल समुदाय में खुशी की लहर देखने को मिली। अभी सूचना मिला कि अपना फुटबॉल टीम वुमेन्स एंड मेंस का एशियन गेम्स में एंट्री मिला बोल के, और एक इंडिया प्लेयर के नाते मैंने अनुराग ठाकुर स्पोर्ट्स मिनिस्टर को थैंक्स कहते हुए, और रिसेंटली मैं वुमेन्स का टीम के साथ मैनेजर बन के ओलंपिक राउंड्स के लिए क्वालिफाई राउंड्स के लिए गया था और अपना वुमेन्स का टीम बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करके और सेकेंड राउंड के लिए भी क्वालिफाई हुआ है। और अपना वुमेन्स टीम एंड मेंस टीम एशियन गेम्स खेलने का ये अवसर मिला है। इसके लिए धन्यवाद कहते हुए स्पोर्ट्स मिनिस्टर को और ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट को। खेल मंत्रालय के नियमों के अनुसार किसी भी भारतीय टीम या खिलाड़ी को एशियाई खेलों में जाने के लिए एशियाई रैंकिंग में शीर्ष 8 में होना जरूरी है। भारत की फुटबॉल टीमें इन मानकों को पूरा नहीं करती। हालांकि बीते कुछ महीनों में टीम का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और वह इस साल ट्राई नेशन टूर्नामेंट, इंटरकॉन्टिनेंटल कप और सैफ चैंपियनशिप सहित 3 खिताब जीतने के अलावा फीफा रैंकिंग के शीर्ष 100 में भी पहुंच गई है। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की एशिया में रैंकिंग 18 जबकि महिला टीम की 11 है। एशियन गेम्स का आयोजन चीन में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। एशियन यूथ और जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ग्रेटर नोएडा में गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के विशाल खेल परिसर में एक शानदार उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई। इस चैंपियनशिप में 18 देश भाग ले रहे हैं। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। चैंपियनशिप में विभिन्न भार वर्ग और आयु समूहों में कड़ी प्रतिस्पर्धाएं देखने को मिलेंगी। इस मौके पर केंद्रीय खेल मंत्री ने कहा कि भारत को वैश्विक खेल महाशक्ति बनाने की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। भारत सरकार लगातार चाहती है कि अच्छे और बड़े आयोजन अलग अलग खेलों के हों। उस दिशा में वेट लिफ्टिंग वालों ने कॉमनवेल्थ और अब एशियन चैंपियनशिप का आयोजन करना अपने आप में एक बड़ी बात है। पहली बार ये आयोजन हुआ है और जो हमारे एशिया के प्रेसिडेंट हैं और जो इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, दोनों ने ही कहा है कि यहाँ पर सुविधाएं वर्ल्ड क्लास हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप के लायक हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत को स्पोर्टिंग सुपर पावर देखना चाहते हैं और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अगर सुपर पावर बनना है तो बड़े आयोजन भी करने हैं, बड़ी सुविधाएं भी देनी है और खेलों को आगे बढ़ाना है। उसमें से एक काम हमने आज किया है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।